तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे शिवसेना के कारपोरेटर और अंडरवर्ल्ड की बड़ी फिगर जिनका 1992 में मर्डर हुआ। दाऊद गैंग के साथ जुड़ा हुआ खास आदमी और शिवसेना का खास कारिंदा केटी थापा, खेम बहादुर थापा। उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा जो मुझे शोलापुर के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने सुनाया कुछ दिन पहले। मैंने जैसे कहा था, बहुत सारे पुराने पुलिस वाले जुड़ रहे हैं हमारी चैनल के साथ। मुंबई में तो थे बहुत, या बाहर से भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और अपने अपने इलाके के किस्से कहानियाँ बताने लगे हैं। अच्छी बात है, हमारा सर्कल बढ़ रहा है और इन्फॉर्मेशन और आने लगी है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप ध्यान से सुनिए। केटी थापा का मर्डर 1992 में होता है, जो छोटा राजन के लोगों ने किया। वो किस्सा हम आपको सुना चुके हैं। कल एक और किस्सा सुनाएंगे जिसमें उस आदमी की कहानी है जो केटी थापा के ऊपर हमले में शामिल था और केस में से बरी हो गया था। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, कल का देखना मत भूलिएगा। आज कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ आने वाली हैं, इसलिए एक दिन उसको होल्ड किया। लेकिन उसी रिसर्च करते करते हमें ये शोलापुर से एक केटी थापा का किस्सा मिल गया। आप सुनाते हैं पूरी कहानी। बात 1990 की है, थापा के मरने के 2 साल पहले की, जब वो शिवसेना का कारपोरेटर था मुंबई में। अपने आप में बहुत बड़ी फिगर और बहुत डेरिंग दलेर, कहीं भी अकेला घुस जाता था, इतनी हिम्मत थी उसमें। महाराष्ट्र में असेंबली की इलेक्शन हो रही थी 1990 में, और शोलापुर में बहुत सारी कपड़े की मिलें थी, लूम्स, ये वो, कपड़ा गिरनी, कामकाज, बहुत बड़ा सेटअप था। वहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन हलकों में, उनके खिलाफ शिवसेना का काफ़ी बड़े जोर शोर से प्रचार हो रहा था। हालांकि शिवसेना की इतनी बड़ी हाजिरी वहाँ पे नहीं थी, लेकिन कुछ चंद ऐसे लोगों को शिवसेना ने साथ में मिलाया था जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे। कांग्रेस की हुकूमत थी, सब था, और उनको लगता था कि लोकल हलकों में, हालांकि महाराष्ट्र में उस समय पे सरकार जो थी वो शायद मनोहर जोशी की थी, लेकिन रूरल एरियाज में जो ये बेल्ट थी पूरी, पूना, नागपुर, पूना, शोलापुर, कोल्हापुर बेल्ट, जहाँ पे कांग्रेस का बहुत बड़ा होल्ड था, वहाँ के एक कुम्हार एमपी थे जो 8-9 बार एमपी कोल्हापुर से जीते थे। खैर, तो कांग्रेस के वर्कर्स को ये बुरा लगा, नेताओं को, कि शिवसेना वाले हमारा नुकसान कर रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत नामचीन आदमी था जो पॉलिटिकल कवर में दादागिरी करता था। उसका नाम शायद रवि पाटिल था, या राज पाटिल या इस किस्म का नाम। वो आदमी काफ़ी बड़े कांग्रेस के लीडर्स के करीब था और अच्छा खासा पैसा उसको प्रोटेक्शन मनी ये कपड़े के मिल वाले देते थे। कुछ सालों से वहाँ पे एक नया बदमाश खड़ा हो गया, लोकल दादा, जिसका नाम था बालू शिंदे। अब ये बालू शिंदे कुछ दिनों में ही 40-50 का गैंग बना लिया और इसने भी हफ्ता इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डेरिंग बहुत था और इसने कहीं से हथियार भी ले लिया, अक्वायर कर लिया। उस जमाने में उस इलाके में हथियार रखना और शरेआम हथियार लेके घूमना, ये बहुत बड़ी बात गिनी जाती थी। अब बालू शिंदे का टेरर वहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसको रवि पाटिल या उसके जो साथी थे
उनको ये गवारा नहीं हुआ कि हमारे सामने एक नया आदमी कैसे खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बालू शिंदे ने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। अब उस समय के एक शिवसेना के नेता जो मुंबई में बैठ के और रूरल एरियाज में मॉनिटरिंग करते थे शिवसेना के वर्कर्स को, उनको भेजा गया कि आप जाइए और शोलापुर में जाके देखिए पार्टी की किस तरीके से कामकाज चल रहा है इलेक्शन के पहले। अब मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर और अब नीचे शिवसेना वाले तो सब शेर थे, तो इन्होंने जाके वहाँ देखा, बालू शिंदे से मुलाकात की, जो एक तरह से एक ऑब्जर्वर जो मुंबई से भेजा गया था शोलापुर। तो वहाँ उनके साथ बैठे बैठे कुछ वर्कर, ये 88 की बात है, जब नया नया बालू शिंदे ने शिवसेना ज्वाइन की थी कांग्रेस छोड़कर। तो वहाँ एक रेस्टोरेंट में कहीं ढाबे पे बैठे थे। उसके पहले लोकल इलेक्शन भी थी वहाँ पे, जिसको लेके बवाल हुआ था। तो अचानक जब 35-40 शिवसेना के वर्कर एक ढाबे पे खाना वाना खा रहे हैं रात का, तो इनागुरेशन थी किसी के ढाबे की, बड़ा नया ढाबा खुला था। तो उसने एक ला के दारू की 2-3 बोतलें सबके लिए रख दी कि आप पीजिए। अब फ्री था, इनागुरेशन थी। तो बालू ने नया नया उस ज़माने में पिस्टल या रिवाल्वर जो भी खरीदा था वो खरीदा। जब दारू वारू पी लिया सबने, तो जैसे आदत होती है लोकल गून की, उसने अपना हथियार निकाला और अपने दोस्तों को दिखाया। उसने भी इनागुरेशन किया था अपने हथियार का कि आपको मालूम है ये क्या है? ये घोड़ा है, अब मैं इसको चला के दिखाऊं। अब लोग सारे उसके चेले जो चाकू, छुरे, कोयता, तलवार, हॉकी स्टिक ये लेके घूमते थे, उनके ने पहली बार कुछ लोगों ने इस किस्म का हथियार अपने बॉस के हाथ में देखा। उसने शायद रिवॉल्वर ही था, उसकी एक खाना खाली रखा हुआ था, जो 2 खाने खाली थे, उसने अपनी ही कानपट्टी पे लगा लिया। बालू शिंदे ने बोलता चलाऊं गोली। सब लोगों ने बोला नहीं भाई मत कीजिए, ऐसा ये दारू वारू पी के ऐसा काम करना अच्छा नहीं लगता, रहने दीजिए, हमें मालूम आपके पास है, ठीक है, हम तो आपके चेले हैं। उसने घोड़ा दबा दिया। लकीली उस जगह पे मुकाम पे गोली नहीं थी, उसको कुछ नहीं हुआ। तो बोला देखा जैसे फिल्मों के सीन होते, बोलता है ये मरने के लिए और जीने के लिए जिगर चाहिए। मुझे पता नहीं था उसमें गोली है कि नहीं है, लेकिन मैंने घोड़ा दबा दिया, टिक की आवाज़ भी आई, सब ने सुना। एक घड़ी के लिए सब स्टन हो गए थे, लेकिन जब देखा कि गोली नहीं चली तो सब लोग बड़े खुश हुए कि हमारे बॉस की जान बची। एक एक पैग और पिया गया अपने बॉस की अच्छी ज़िंदगी के लिए, लंबी उम्र के लिए। उसके बाद उसने अपना वो रिवॉल्वर ऐसे ही टेबल से नीचे रखा अपने थैले में डालने के लिए, और कहीं घोड़ा फिर दब गया और अब की बार गोली चल गई, जो बालू के लेफ्ट हैंड में से लगती हुई बाहर निकल गई। खैर कोई सीरियस जख्म नहीं था, हॉस्पिटल ले जाया गया और पार्टी में रंग में भंग तो पड़ ही गया। लेकिन एक किरदार था उस बालू शिंदे का, इस किस्म के करतब किया करता था जिससे लोग उसकी अनप्रडिक्टेबिलिटी से डरते थे। कभी भी कुछ भी कर सकता, और बहुत से दादा उस जमाने में इसी किस्म के हुए करते थे, जिनको मिल मिला के इकट्ठा करके किरदार शोले फिल्म में भी दिखाया गया था कि किस किस्म का वो गब्बर सिंह कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई अप्रडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। खैर उसके 2 साल बाद जब ये असेंबली की इलेक्शन आती है, तो मुंबई से लोग जाते हैं उसको मिलने के लिए, देखने के लिए कैसे काम काज चल रहा है। और तभी अचानक वहाँ पे के.टी. थापा की एंट्री हो जाती। अब ये किस्सा क्या है आपको थोड़ा पीछे चल के बताते। रवि पाटिल और उसके साथी
वो अपने सोर्सेज के थ्रू मुंबई में केटी थापा से संपर्क पैदा करते हैं। केटी थापा का एक खास आदमी था जो हर मुहिम में उसके साथ होता था, उसका नाम था भरत पवार। भरत तो पक्का है, पवार था या शायद कुछ और सरनेम था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है पवार ही था, सुना हुआ नाम मैंने। तो भरत पवार को कांटेक्ट करते हैं पहले कि केटी थापा को डायरेक्टली जानते नहीं थे, ये कांग्रेस के थे, केटी थापा शिवसेना का था, और उनको शिकायत भी शिवसेना के आदमी की करनी है जो मुंबई से बहुत दूर शोलापुर से ऑपरेट कर रहा है। तो भारत को मीडियम बना के लोगों ने केटी थापा को अप्रोच किया। जब पहली बातें हुई तो भारत ने पूछा कि अगर हमारे सेठ, वहाँ बॉस को सेठ कह देते हैं, हमारा सेठ केटी थापा अगर आपका काम करेगा तो आप क्या दोगे, क्या उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने कहीं उस जमाने में भारत को 5 लाख का ऑफर दे दिया कि हम 5 लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ा बदमाश नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, नया नया पैदा हुआ, लेकिन है खतरनाक, डेरेकबाज, उसको खत्म करना है। तो भारत ने कहीं उनको वचन दे दिया, 5 लाख का लालच दे के उसको 50-60 हज़ार रुपया एडवांस भी दे दिया कि मैं सेठ को मना लूँगा और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद उसने अपने सेठ से बात किया। ज़माने में जो लैंडलाइन का सिस्टम था, फ़ोन पे बातचीत करके इनको लगा कि अभी इलेक्शन का टाइम है, सब लोग भागम भाग में लगे होते हैं, पुलिस वाले भी, नेता भी, तो अच्छा समय है, चलो बालू शिंदे का काम करके आते। तो अपने खास आदमी की इज्जत रखने के लिए जो उसने प्रॉमिस कर दिया था, तो केटी थापा खुद अपनी गाड़ी लेके AK-47 5 से उसने अरेंज की, जा रखता था, कैसे था, वो लेके अपने उसी आदमी को, भरत पवार को लेके शोलापुर की तरफ चल पड़ता कि मेरे खास आदमी ने वादा किया है तो ये काम करना। और देख लीजिए, बम्बई से पूना, पूना से आगे शोलापुर, और कितना लंबा सफ़र, कितने वहाँ पे टोल नाके होते थे, इलेक्शन का टाइम, नाकेबंदियाँ, पुलिस। किसी ने केटी थापा की बंदूक नहीं देखी, किसी ने ये नहीं देखा, गाड़ी का चेक नहीं किया, सर्च नहीं किया। और केटी थापा की भी हिम्मत देखिए, इतने इस किस्म के गर्मा गर्मी के माहौल में भी अपने आदमी की इज्जत रखने के लिए इतनी दूर अकेला जा रहा है अपने आदमी को लेके, कोई गैंग मेंबर साथ नहीं, कुछ नहीं, कोई फौज नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ जाता है कोल्हापुर में, शोलापुर में, पता करता है उस आदमी का आता पता, तो मालूम पड़ा कि वहाँ से शोलापुर से पूना की तरफ 40 किलोमीटर दूर एक ढाबा है, वहाँ पे एक ऑफिस भी है शिवसेना का, छोटा सा एक वर्कर का। वहाँ पे उनकी कोई मीटिंग चल रही उस ढाबे पे, वो पंजाबी आदमी का ढाबा था। तो 40 किलोमीटर वापस आता है केटी थापा अपनी इंफॉर्मेशन लेके, उसके भी सोर्सेस थे, बहुत से लोगों को जानता था, लेकिन उसने कभी बालू शिंदे को देखा नहीं था। उनको तो अब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, इनका काम है उसको पहचानना, करना, मारना, काम करना। तो जैसे ही ये उस ढाबे पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उस आदमी के साथ, बालू शिंदे के साथ, ये मुंबई से गया हुआ शिवसेना का ऑब्जर्वर बैठा था, और उसको केटी थापा जानता था क्योंकि शिवसेना में थे दोनों, और ये गले मिलते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं आप यहाँ कैसे। तो ऑब्जर्वर बोलता है मुझे तो साहब ने भेजा है यहाँ देखने के लिए, आप कैसे आ गए इधर, आपका तो प्रोग्राम नहीं था। तो बड़ी शान से केटी थापा शिवसेना के उस नेता को बोलता है कि मैं एक आदमी की तलाश में आया हूँ,
तो ऑब्जर्वर ने पूछा कौन आदमी? उसने कहा कि मैं एक बालू शिंदे नाम के बदमाश को ढूंढ रहा हूँ। इतना बड़ा बदमाश कहाँ से हो गया जो हमारे लोगों को तकलीफ दे रहा है। और AK-47 उसके हाथ में, ये भी नहीं कि किसी बैग में छुपा के रखी है, नेकेड गन हाथ में रखी हुई है। और भरत उसके पास उसका हथियार, छोटा रिवॉल्वर पिस्टल जो भी है। अब बालू शिंदे ऑब्जर्वर के साथ बैठा उसी टेबल पे भारत और केटी थापा बैठे हैं। और केटी थापा उस आदमी को मारने की बात कर रहा है, लेकिन पहचानता नहीं था। ये लोग खाना खा रहे थे, खाना प्लेट में पड़ा। उस आदमी ने, बालू शिंदे ने, कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपना खाना खाया और उसके बाद हाथ धोने के बहाने अपनी सीट से उठता है और हाथ वाथ धो के किचन के रास्ते से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। इसके पहले के लोगों को पता चले कि आदमी खाना खा के हाथ धोने गया था, वापस नहीं आया। जब थोड़ी देर हुई तो अचानक केटी थापा को कुछ शक हुआ कि आदमी बैठा था, बिना बोले गया है कि मैं चलता हूँ, आऊँगा नहीं आऊँगा, तो गया कहाँ? तो शिवसेना के ऑब्जर्वर ने बता दिया कि थापा साहब, जिस आदमी की उम्र बड़ी होती है वो इसी तरह बच के निकल जाते हैं। वो आदमी जो गया है वही बालू शिंदे था, हमारा शिवसेना का वर्कर है, मेरे साथ बैठा था। और आपके सामने मैंने तो कुछ उसको बोला नहीं कि तू भाग जा जा जा, वो अपने आप ही चला गया। अब आप ढूंढ लो। आप मानोगे नहीं, 3 दिन तक केटी थापा और पवार, इनके और आदमी बुला लिए मुंबई से, पूरे कोल्हापुर में, शोलापुर में उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन बालू शिंदे हाथ नहीं आया। 1 महीना वो गुल रहा वहाँ से, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो गई। कहीं कर्नाटका में चला गया, या कहीं और चला गया, इनके हाथ नहीं आया, बच गया। और अब देखिए मामले कैसे बढ़ते। वो जो रवि पाटिल था, अब बातें तो उड़ जाती हैं छोटे शहरों में कि ऐसे ऐसे हुआ। उसी दिनों में कहीं उसके पहले जहाँ उसको एक बार अरेस्ट होना पड़ा, और अरेस्ट किया था अशोक कामटे ने। वही अशोक कामटे जो 2008 के मुंबई हमलों में जिनकी शहादत होती, उसी गाड़ी में जिसमें हेमंत करकरे थे। तो कामटे ने इसी रवि पाटिल को अरेस्ट करके हथकड़ी लगा के पूरे शहर में घुमाया था। तो बातें चलने लगी कि वो इसलिए शायद रवि पाटिल डरा हुआ था कि मैं कुछ डायरेक्टली करूँगा तो ये साहब मुझे छोड़ेगा नहीं, या पुलिस नहीं छोड़ेगी। लोकल किसी गूंड से, कंट्रैक्ट किलर से काम करवाऊंगा तो मेरा नाम निकल के सामने आएगा। इसीलिए वो इतनी दूर चल के मुंबई आया और भारत को कॉन्फिडेंस में लिया, और अपने आदमी का इज्जत रखने के लिए केटी थापा AK-47 हाथ में लेके शोलापुर चला जाता। लेकिन जिसने बचना होता है वो बच जाता। और अब देखिए 2 साल के बाद, 90 के बाद 92 में जब केटी थापा पे अटैक होता है तो वो खाली हाथ था। अपने घर के पास ही एक रेस्टोरेंट में, पेट्रोल पंप के बाजू में, अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। और जैसे खाना वाना खा के बाहर निकलता है तो 4-5 लोग एक फिएट गाड़ी में आते हैं और उसको धार धार गोलियां मार के वो भागता है, रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। और उसी तरह जैसे बालू शिंदे होटल की किचन से निकल के भाग गया था, तो केटी थापा भी किचन से पीछे कंपाउंड में जाता है जान बचाने के लिए, लेकिन बच नहीं सका। कैसे कैसे कोइंसिडेंसेस अंडरवर्ल्ड में होते हैं। और वो जो 5 लोग में थे मारने वाले,
उनमें अवधूत बोले का नाम आया, उसमें कुछ और लोगों के नाम है, कल बताएंगे आपको पूरा किस्सा। उनमें एक शख्स जो था उसका नाम था बारकिया भाई। कौन था ये बारकिया भाई, इसकी पूरी कहानी जो 92 में इस कत्ल के बाद, क्योंकि कोई विटनेस नहीं था, किसी ने उन लोगों को पहचाना नहीं, तो कुछ और बातें भी होगी। और ये भी कहा गया कि ये कत्ल छोटा राजन के कहने पे किया गया, उस पर केस भी चला, लेकिन 96 में सब के सब लोग बरी हो जाते। इस केस के पहले जो बालू शिंदे था वो 2 बार मीसा के नीचे अरेस्ट भी रहा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट उस जमाने में लगता था, बाद में खत्म हो गया था। इस तरह से जो प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं लगे, बाद में बहुत बड़ा बदमाश बन गया वो। अब तो इस दुनिया में नहीं है, इनकी मौत ऐसी हो जाती है। लेकिन बारकिया भाई और उसके साथी तो केटी थापा केस में जिनको नामजद किया गया था, वो सब के सब 96 में बरी हो जाते। और उसके बाद परिवार और पार्टी के प्रेशर में ये जांच इन्वेस्टिगेशन दोबारा सीबीआई को दे दी जाती है। और केस कैसे आगे बढ़ता है, ये सब बातें कल आपको बताएंगे। उस आदमी की कहानी सुनाते हुए जो आदमी केटी थापा को मारने में शामिल था। आज के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।